हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ का यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड। पार्ट वन में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें करा दी थी। अब हम ये होने वाला है पार्ट सेकंड और इसमें हम अब आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है कैपिटल क्लॉज। देखो, हम पढ़ रहे थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डिफरेंट क्लॉजेस। अब इसमें जो पहला क्लॉज हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में, दैट इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज ना कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में बताता है कि कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है। अगर कंपनी को अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को चेंज करना है तो उस केस में कंपनी को अपने कैपिटल क्लॉज को चेंज करना होगा। अब कैपिटल क्लॉज को चेंज करने के मोड क्या क्या है, तो सबसे पहले है इंक्रीज ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। अगर कंपनी अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो उसे नए शेयर्स को ऐड ऑन करना होगा। ये कैसे होता है, कभी जब कंपनी को एक्सपेंशन के लिए या बिजनेस ग्रोथ के लिए ज़्यादा फंड चाहिए होता है ना, तो उस केस में कंपनी अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करती है। मान लो जैसे कि कंपनी को इससे इतने अमाउंट में अपनी कैपिटल चेंज करनी है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, बस एक ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन पास करना होता है जनरल मीटिंग में और फिर उसे नोटिस को फाइल कर देना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। सेकेंड मेथड है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। शेयर को कंसोलिडेट करना मतलब, पहले मान लो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, मान लो 10 शेयर थे और एक शेयर की वैल्यू जो थी वो 10 रुपये थी। अब कंपनी ने क्या किया, इनको ना एक शेयर बना दिया, एक शेयर जिसकी वैल्यू 100 रुपये। तो क्या हुआ कि जो वैल्यू थी पर शेयर वो इंक्रीज हो जाती है। इसका एम ये होता है कि मार्केट वैल्यू को एडजस्ट कर लिया जाए या फिर जो स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। अब इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है, अगर कंसोलिडेशन की वजह से शेयर होल्डर के वोटिंग परसेंटेज पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो उस केस में ट्रिब्यूनल का अप्रूवल रिक्वायर होता है। देन द थर्ड इज सब डिविजन ऑफ शेयर। पहले हमने क्या किया था कि शेयर्स को कंसोलिडेट कर दिया था, अब हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। पहले अब मान लो एक शेयर था जो 100 रुपये का था, अब हमने क्या किया, 10 शेयर बना दिए 10-10 रुपये के। इससे क्या हुआ, मार्केटेबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि जिसके पास कम पैसे है वो भी आपके शेयर परचेस कर सकता है, ठीक है, और ये शेयर अफोर्डेबल हो गए इन्वेस्टर्स के लिए। फोर्थ इज कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। यहाँ पे क्या होता है, जो फुल्ली पेड शेयर होता है ना उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब शेयर और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है, देखो, ये डिवाइड नहीं हो सकते फिक्स्ड यूनिट में स्टॉक्स, ठीक है, और स्टॉक्स को फ्रैक्शन में भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन द फिफ्थ इज कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यू शेयर। अगर कोई भी कंपनी के पास अनइश्यू शेयर है, मतलब वो शेयर जो किसी ने खरीदे ही नहीं है, तो उस केस में कंपनी उनको कैंसिल करके अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। लेकिन इससे शेयर कैपिटल्स का कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे शेयर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शेयर कैपिटल जो है वो रिड्यूस नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि किस तरीके से कैपिटल क्लॉज को चेंज किया जाता है। तो इसका ना प्रॉपर प्रोसीजर होता है। सबसे पहले क्या है कि आपको ये देखना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी। पहले ये चेक करना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो ऑथराइज कर रहा है सल्ट्रेशन को या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद क्या है कि बोर्ड की मीटिंग बुलानी पड़ती है। बोर्ड की मीटिंग आएगी तो उससे अप्रूव कराना पड़ता है अल्ट्रेशन का प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद बोर्ड की मीटिंग में ही जनरल मीटिंग की डेट डिसाइड होती है। देन उसके बाद जनरल मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है। जितने भी मेंबर, डायरेक्टर और ऑडिटर है सबको जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा, ठीक है। और फिर उस प्रपोजल के अंदर, मतलब जो नोटिस जाएगा ना, उसमें पूरी डिटेल भी लिखी होगी। फिर जब जनरल मीटिंग होगी ना, उसके अंदर क्या है कि एक ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन पास किया जाएगा। और अगर राइट अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी एक केस में आपको बताया था कि अगर राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो ट्रिब्यूनल का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर ये जो रिसोल्यूशन है ये सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास और प्रिस्क्राइब फी भी पे करनी होगी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, देखो, जिस दिन से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने अप्रूवल दे दिया तब से ये अल्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है अपडेट करके इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट तो आपको लग रहा होगा, तो उस केस में मैंने आपको ये टेबल बना के दी है कि किस केस में क्या होता है। देखो, जैसे क्या है कि अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी है तो इसका मतलब क्या है, रिसोल्यूशन ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन चाहिए, ट्रिब्यूनल का अप्रूवल नहीं चाहिए। इसका इफेक्ट क्या होगा ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या है कि
क्या इसका मीनिंग होता है। ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन इसमें चाहिए, लेकिन अगर वोटिंग राइट अफेक्ट हो रही है तो ट्रिब्यूनल का भी अप्रूवल आपको चाहिए और इससे शेयर वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से पूरी टेबल बनी हुई है, आप बड़े आराम से इसे समझ सकते हैं। और द नेक्स्ट क्लॉज इज लाइबिलिटी क्लॉज। देखो लाइबिलिटी क्लॉज एक बहुत ही इसेंशियल क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, क्योंकि ये बताता है कि जो मेंबर है कंपनी के, उनकी लाइबिलिटी कितनी है। सिंपल वर्ड में कहो तो वेदर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड और अनलिमिटेड। अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है तो ये प्रोटेक्ट करता है मेंबर्स को, और अगर अनलिमिटेड है तो भाई मेंबर्स का हाल खराब होने वाला है। ठीक है, अब लाइबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड इसका मतलब क्या है, तो देखो ये तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, सो आई होप आपको पहली यूनिट से ही याद होगा। नहीं याद होगा तो लेटर ऑन भी मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता दूंगी। अब लाइबिलिटी क्लॉज का पर्पस क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ मेंबर्स लाइबिलिटी। जो प्राइमरी पर्पस है ना वो यही है कि ये पूरी तरीके से बताना कि मेंबर की लाइबिलिटी कितनी रहेगी, लिमिटेड बाय शेयर रहेगी, लिमिटेड बाय गारंटी रहेगी या अनलिमिटेड रहेगी। इससे क्या होता है, मेंबर को एडवांस में पता होता है कि मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क वो कितना ले रहा है। देन सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द पर्सनल एसेट ऑफ द मेंबर। देखो अगर मेंबर की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है तो इस केस में क्या है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल सेविंग है, प्राइवेट एसेट है, वो प्रोटेक्ट रहती है। थर्ड इज टू इन्फॉर्म इन्वेस्टर और द क्रेडिटर। लाइबिलिटी क्लॉज ना ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बता देगा इन्वेस्टर को कि देखो मेंबर की लाइबिलिटी तो इतनी लिमिटेड है, तो इन्वेस्टर को खुद पता होना चाहिए कि वो कितना रिस्क जो है ले रहा है। और क्रेडिटर को भी हेल्प करता है नेचर फाइनेंशियल जो बैकिंग है कंपनी की वो समझने में। देन फोर्थ इज टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो अगर किसी मेंबर को पता चले कि उसकी लाइबिलिटी सिर्फ इतनी ही रहेगी, मान लो किसी कोई मेंबर है, ये चिंटू है, ये किसी कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टर बनना चाहता है, और इसे पता है कि इसकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ 1 लाख तक की ही रहेगी और पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं हो सकता, बस इसे 1 लाख रुपए देने, तो ये मेंबर जल्दी बनेगा। वहीं अगर मिंटू है और मिंटू को पता चला कि भाई उसे मेंबर बनना है, लेकिन उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कल के दिन को अगर कंपनी ने कुछ खराब कर दिया, कंपनी पे डेट आ गया, तो उसकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी चली जाएगी, तो तुम बताओ क्या मिंटू मेंबर बनना चाहेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, सिर्फ चिंटू ही बनेगा। तो ये क्या है कि ये रिस्क से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और इसीलिए प्रमोट करती है इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को। फिफ्थ इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंपनी। ये क्लॉज ना कंपनी का नेचर भी डिफाइन करता है कि कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है, और इसी से जो लीगल कैरेक्टर है ना कंपनी का वो समझ आता है। अब देखो जिन बच्चों ने फर्स्ट यूनिट में जब मैंने आपको पढ़ाया था कि टाइप ऑफ लाइबिलिटी क्या होती है वो नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए मैं फिर से बता रही हूँ। टाइप ऑफ लाइबिलिटी सबसे पहली होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इस केस में क्या होता है, जो लाइबिलिटी है ना मेंबर की वो लिमिटेड रहती है, अनपेड अमाउंट ऑन अ शेयर हेल्ड बाय देम। अगर शेयर फुल्ली पेड है तो मेंबर पे और कोई फर्दर लाइबिलिटी नहीं आती। अब ये अनपेड अमाउंट का मतलब क्या है, देखो मान लो मेंबर के पास एक शेयर है जो 10 रुपये का है, ठीक है। अब आई होप आप सबने ना ये पढ़ा होगा अपने 12th में, एप्लीकेशन मनी होता है, अलॉटमेंट मनी होता है, फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल होती है। अब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मांग लिया, अलॉटमेंट मनी मांग लिया, फर्स्ट कॉल मांग लिया, लेकिन सेकंड कॉल 2 रुपये की थी जो कंपनी ने अभी तक नहीं मांगी, तो बाद में कंपनी सिर्फ सेकंड कॉल मांग सकती है और सिर्फ 2 रुपये की ही लाइबिलिटी पर शेयर उस मेंबर की रह गई है, क्योंकि वो ऑलरेडी 8 रुपये पे कर चुका है। तो दिस इज लिमिटेड बाय शेयर्स। देन सेकेंड इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है कि मेंबर ना ये वादा करता है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी के डेट के लिए वाइंडिंग अप के टाइम पे, ठीक है। अब ये मेमोरेंडम में मेंशन होता है फिक्स्ड अमाउंट की इतना इतना है फिक्स्ड अमाउंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, लाइबिलिटी सिर्फ तभी अराइज होगी जब वाइंडिंग अप होगा, मेंबर ना लाइबल नहीं होता फॉर्मल नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। ये जनरली नॉन प्रॉफिट कंपनीज में किया जाता है। देन द थर्ड इज अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड में क्या होता है कि कोई लिमिट नहीं होती लाइबिलिटी की मेंबर के ऊपर, ठीक है, और इस केस में जो मेंबर है वो पर्सनली लाइबल होता है कंपनी के डेट के लिए, और ये बहुत ही रेयर प्रैक्टिस होती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी पर्सन आपकी कंपनी का मेंबर नहीं बनना चाहेगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ना ऑब्जेक्टिव और स्कोप कंपनी का डिफाइन करता है, वहीं पे आर्टिकल जो है वो ये बताता है कि कैसे ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो कैरिड आउट होंगे। अगर सिंपल टर्म में कहो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें ये बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि कंपनी क्या करेगी,
ठीक है, ये बात ज़रा ध्यान से समझना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना, इसको सिर्फ ये कहा जाता है कि ये इंटरनल मैटर्स से डील करता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटसाइड मैटर से डील करता है। बाद में ना मैं तुम्हें इसका डिफरेंस भी पढ़ाऊंगी ताकि तुम्हें पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखो नेचर और पर्पस क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ना ये रेगुलेट करता है इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को, राइट एंड ड्यूटी ऑफ मेंबर बताता है, पावर डिफाइन करता है डायरेक्टर की, कैसे मीटिंग होगी ये बताता है, शेयर कैपिटल कैसे मैनेज होगी, वो सारी चीज़ें ये डिफाइन करता है। और ये ना कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड मेंबर इंटरेस्ट, मतलब मेंबर से मेंबर के बीच का भी कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है। ठीक है, अब कंटेंट क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, क्या क्या आता है। तो देखो इसके अंदर शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट पूरा डिफाइन होता है। इसके अलावा लीन ऑफ शेयर इसके अंदर पता होता है। देन मीटिंग के बारे में डिफाइन होता है कि कैसे जनरल मीटिंग बुलानी है, वोटिंग राइट क्या है, प्रॉक्सी रूल क्या है, सब कुछ। उसके अलावा जो डायरेक्टर है उसके रिगार्डिंग भी सारी डिटेल होती है, मतलब कैसे उन्हें अपॉइंट किया जाएगा, रिमूव कैसे किया जाएगा, पावर एंड ड्यूटी क्या होती है, बोर्ड मीटिंग कैसे होगी, देन डिविडेंड एंड रिजर्व को कैसे हैंडल करा जाएगा, अकाउंट्स एंड ऑडिट, देन बोरोइंग पावर एंड वाइंडिंग अप प्रोसीजर, सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कैसे करते हैं, देखो अब क्योंकि बिजनेस जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो बिजनेसेस में भी चेंज करने पड़ेंगे और इसीलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी चेंज करने पड़ते हैं। अब इसका ना एक प्रॉपर प्रोसीजर है। सबसे पहले बोर्ड की मीटिंग बुलानी होती है। बोर्ड मीटिंग के अंदर ये जो प्रपोजल है ना अल्ट्रेशन का, इसको अप्रूव कराना होता है और बोर्ड मीटिंग के अंदर ही डेट टाइम और प्लेस जो है जनरल मीटिंग की वो फिक्स करनी होती है और ये नोटिस जो है मीटिंग का वो अप्रूव कराना होता है। उसके बाद ये जो नोटिस था जनरल मीटिंग का ये भेजना होता है किस किस को, मेंबर को, डायरेक्टर को और ऑडिटर्स को। ठीक है, और ये नोटिस के अंदर क्लियरली लिखा होना चाहिए नेचर ऑफ अल्ट्रेशन और प्रपोज चेंज का पूरा टेक्स्ट कि क्या प्रपोज पूरा चेंज है। देन उसके बाद स्पेशल रिसोल्यूशन पास करा जाता है जनरल मीटिंग के अंदर। स्पेशल रिसोल्यूशन मतलब जो 75% मेजॉरिटी के साथ पास हो। ठीक है, ध्यान रखना स्पेशल रिसोल्यूशन के बगैर ये जो अल्ट्रेशन है वो इनवैलिड होती है। देन उसके बाद ये जो रिसोल्यूशन है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल होता है और इसी के साथ साथ अब जो आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर दिए हैं तो वो अल्ट्रेशन होने के बाद जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो भी आपको सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। ठीक है, अब स्पेशल केस है इसके अंदर। अब स्पेशल केस क्या है, देखो अगर कंपनी का कन्वर्जन हो रहा है, मतलब प्राइवेट से पब्लिक में या पब्लिक से प्राइवेट में, तो इसके लिए एडिशनल कंप्लाइंस होते हैं। मतलब जैसे कि अगर कोई भी कंपनी पब्लिक से प्राइवेट बन रही है, अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, सेंट्रल कंपनी होती है ना, तो पब्लिक से अगर वो प्राइवेट बन रही है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है। ये बात जरा ध्यान रखना। ठीक है, नाउ मूविंग टू डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो देखो इसका गवर्निंग सेक्शन क्या होता है, दैट इज सेक्शन 13, ये सेक्शन 14 होता है। नेचर क्या होता है, पावर डिफाइन करता है, ये क्या है, रेगुलेट करता है मैनेजमेंट को। रिसोल्यूशन रिक्वायर्ड, इस केस में अगर आप अल्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको स्पेशल रिसोल्यूशन और समटाइम अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इस केस में बस स्पेशल रिसोल्यूशन की ही जरूरत पड़ती है, स्पेशल केस अलग आता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे बहुत रिजिडिटी है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को गलती से भी छोड़ के मत जाना, एग्जाम में ये रिपीटेटिवली पूछा गया। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरेंस ना फंडामेंटल प्रिंसिपल है कंपनी लॉ का। इसका मतलब क्या होता है कि बियॉन्ड द पावर जाके कुछ काम करना। अगर कंपनी के रिलेशनशिप में बात करो तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा एक्ट जो बियॉन्ड द पावर जाके काम किया गया है, जो पावर आपको ना तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने दी थी ना ही कंपनी एक्ट ने दी है और आपने उसके बियॉन्ड जाके कुछ काम किया, तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरेंस। ठीक है, अब टाइप ऑफ अल्ट्रावायरेंस एक्ट। अल्ट्रावायरेंस एक्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेमोरेंडम को अल्ट्रावायरेंस किया, इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए थे, जो ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए थे, अगर उसके बियॉन्ड जाके कुछ काम किया है तो उस केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आपने अल्ट्रावायरेंस किया होता है। ठीक है, इस केस में जो कंपनी है उसके पास खुद के पास लीगल कैपेसिटी नहीं होती उस एक्ट को परफॉर्म करने की। अब इसका एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एशबुरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कॉर्पोरेशन वर्सेस रिची। इसमें क्या हुआ था कि ये जो कंपनी फॉर्म हुई थी ना, वो रेलवे कैरेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए फॉर्म हुई थी, लेकिन इसने ना पैसा उठाया, और पता है पैसा क्यों उठाया, ताकि ये रेलवे लाइन बना सके। अब ये जब कंपनी सिर्फ रेलवे कैरेज मैन्युफैक्चर करने के लिए बनी थी तो रेलवे लाइन बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड था। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्ट्रावायरेंस है और वॉइड है, क्योंकि
इसके ये वैलिडेट नहीं किया जा सकता भले ही सारे शेयर होल्डर एग्री कर जाए। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्युटली वॉइड है, कैन नॉट बी रेक्टिफाइड एंड कैन नॉट बी मेड वैलिड बाय अल्टरिंग आर्टिकल्स। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलाउ नहीं कर रहा है। देन सेकेंड इज अल्ट्रा वाइज द आर्टिकल। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो एग्री कर रहा होता है बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एग्री नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल कि मेमोरेंडम ने अलाउ कर दिया है कंपनी को कि वो मनी बोरो कर सकता है, लेकिन आर्टिकल ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। क्या? कि अगर आपने सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड जाके कुछ पैसे बोरो करने हैं तो आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब डायरेक्टर ने ना पैसे ले लिए, ठीक है, और बियॉन्ड द लिमिट जाके ले लिए, बट उसने शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लिया, तो इस केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अल्ट्रावाइज नहीं होगा लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अल्ट्रावाइज होगा। बट इस केस के अंदर ये एक्ट वॉइड नहीं होता, इसको रेगुलाइज्ड किया जा सकता है। कैसे? या तो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर दो या फिर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले लो। देन नेक्स्ट इज अल्ट्रावाइज द डायरेक्टर। इस केस में क्या होता है, ना तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई दिक्कत होती है ना ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, लेकिन जो डायरेक्टर है वो अपनी पावर के बियॉन्ड जाके काम करना लगता है। मतलब डायरेक्टर को इतनी अथॉरिटी नहीं है लेकिन वो आगे जाके काम करने लगता है और ही बियॉन्ड जाके। जैसे कि आर्टिकल ने परमिट करा है कि 20 लाख रुपए तक जो है वो बोरो किया जा सकता है विद द शेयर होल्डर अप्रूवल। इफ द डायरेक्टर बोरो विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल दे हैव एक्टेड बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। तो इस केस में क्या होगा, शेयर होल्डर इस एक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। भले ही डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम किया है, फिर भी कंपनी जो है वो बाउंड रहेगी थर्ड पार्टी को क्योंकि अगर थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में काम किया है तो उसे थोड़ी पता था कि डायरेक्टर अपने बियॉन्ड जाके काम कर रहा है, उसे थोड़ी पता था। तो इस केस में कंपनी स्टिल बाउंड रहेगी और डायरेक्टर भी पर्सनली लाइबल हो सकता है टू द कंपनी फॉर अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है। देन फोर्थ इज अल्ट्रावाइज द कंपनी एक्ट। ये तो सबसे ही खतरनाक होता है। कंपनी एक्ट ने ही प्रोहिबिटेड कर रखा है किसी काम को, और जो कंपनी बनी है, कोई मान लो कोई फर्म है, ठीक है, वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बनी है और कंपनी एक्ट ने ही उस चीज़ को प्रोहिबिटेड कर रखा है और फर्म वो काम करते, तो ये वॉइड और इनवैलिड होता है वो एक्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक्ट रिस्ट्रिक्ट द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एंड कंपनी प्रोसीड इन वायलेशन ऑफ दैट प्रोविजन, एक्ट विल बी इनवैलिड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल स्टेट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या बोल रहा है। अगर कंपनी एक्ट के बियॉन्ड जाके कुछ भी किया है ना, तो वो एक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड है और उसे वैलिडेट नहीं किया जा सकता। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है तो ऐसा प्रिज्यूम किया गया है कि उसके पास ना वो सारी नॉलेज है जो कंटेंट अवेलेबल है ना, पब्लिक डॉक्यूमेंट, एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट जो भी कंटेंट अवेलेबल है, तो उसकी पूरी नॉलेज उसके पास होगी। अभी पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है? तो पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है? एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। तो बेसिकली ये अज्यूम किया जाता है कि अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसको पूरी नॉलेज होगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की भी। अब क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल किए जाते हैं और पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। तो लॉ ये अज्यूम करता है कि कंपनी के साथ अगर आप डील करने वाले हो तो आपने ये पूरा पढ़ा है, समझा है, भले ही आपने ना किया हो, बट लॉ ये अज्यूम कर रहा है। अब इसका पर्पस क्या है? तो इस डॉक्ट्रिन का पर्पस ये है कि कंपनी को अनऑथराइज्ड एक्ट से प्रोटेक्ट किया जाए और जो आउटसाइडर हैं वो इंश्योर करें कि पहले वो कंपनी की पावर को वेरीफाई कर लें और उसके बाद ही कंपनी से डील करें। अब यहाँ पे जो ड्यूटी है ना वो पूरी की पूरी आउटसाइडर पे डाल दी गई है, टू चेक वेदर द कंपनी हैज अथॉरिटी टू एंटर इनटू द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अब इसका लीगल इफेक्ट क्या है? देखो, अगर कोई भी पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है कंपनी के साथ और वो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड है या आर्टिकल के बियॉन्ड है, ठीक है, तो वो बाद में ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसे तो ये बात नहीं पता थी। कंपनी, वो लॉ क्या कहता है कि देखो ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है और पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए अवेलेबल है, तो पढ़ के आओ ना, ऐसे ही क्यों आ रहे हो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाले जो था ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसके जो लूप होल्स है उन्हीं को देखते हुए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ विच प्रोटेक्ट आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इन अ गुड फेथ। ये क्या कहते हैं कि मान लो अगर कोई एक पर्सन है जो कंपनी के साथ डील कर रहा है और ये अज्यूम करके कि सारे इंटरनल प्रोसीजर और फॉर्मेलिटी जितनी भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चाहिए थी वो सारी की सारी पूरी करी गई है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आउटसाइडर आर एक्सपेक्टेड टू नो द पब्लिक डॉक्यूमेंट। भले ही पब्लिक डॉक्यूमेंट उन्हें पता होना चाहिए, बट वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो प्रोविजन है वो ढंग से फॉलो अप हुई है कंपनी में या नहीं, वो उन्हें पता होगी, इस बात की गारंटी नहीं है। ठीक है। अब मान लो ऐसा लिखा था कि
किसी भी काम के लिए ना शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, ऐसा लिखा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब ये बात तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी है, तो किसी पर्सन ने उसको आराम से पढ़ लिया, बट जनरल में मतलब रियलिटी में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया गया है या नहीं लिया गया, अब ये बात उस बाहर वाले को कैसे पता होगी? तो कंपनी का इंटरनल मैटर है ना, सिर्फ जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वही तो पता हो सकता है ना। तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पब्लिक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आउटसाइड पीपल को प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो रूल था ना, इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टॉरकॉन 1856, और इसी को इसलिए टॉरकॉन रूल भी कहा जाता है। अब इसमें क्या हुआ था कि सपोज द आर्टिकल से द डायरेक्टर कैन बोरो मनी ओनली इफ अप्रूव बाय द शेयर होल्डर इन अ जनरल मीटिंग। अब बैंक ने ये पढ़ते हुए, उसने पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ा और ये सोचते हुए कि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया होगा, उसने कंपनी को पैसे दे दिए। अब लेटर ऑन कंपनी ना रिफ्यूज करने लगी कि नहीं नहीं मैं तो पैसे वापस नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग रहा है, आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, कि उसने क्या क्लेम किया कि शेयर होल्डर ने रिसोल्यूशन से शेयर होल्डर रिसोल्यूशन तो पास ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगा और इसमें ये कहा गया है कि बैंक ने ये एज्यूम किया था कि रिक्वायर्ड रिसोल्यूशन ऑलरेडी पास हो गया, तो कंपनी बाउंड है पैसे देने के लिए। अब पर्पस क्या है इस डॉक्ट्रिन का? तो इस डॉक्ट्रिन का पर्पस है प्रोटेक्ट करना आउटसाइडर को फ्रॉम इंटरनल इरेगुलरिटी, प्रिवेंट करना कंपनी को फ्रॉम एस्केपिंग अ लायबिलिटी एंड प्रमोट द सर्टेन एंड स्मूथ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब एक्सेप्शन क्या है इस डॉक्ट्रिन का? अब इस डॉक्ट्रिन के ना कुछ एक्सेप्शन भी है। सबसे पहले नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। मान लो अगर आपको नॉलेज है ऑलरेडी इरेगुलरिटी की और उसके बाद भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। मान लो बैंक मैनेजर को पहले से पता था कि कोई रिसोल्यूशन पास नहीं हुआ है और फिर भी उसने लोन दे दिया, तो इस केस में बैंक जो है प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकता। सेकेंड इज सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी। अब देखो, तुम्हारे पास ना किसी कंपनी का अकाउंटेंट आया है, ठीक है, तो ये छोड़ो, कंपनी का कोई नॉर्मल पियोन आया है, ठीक है, कंपनी का नॉर्मल पियोन आया और उसने आके कहा कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ और इससे ना मैं कंपनी आपके नाम कर दूंगा। तो क्या आपको ये सस्पिशियस नहीं लग रहा है कि पियोन कैसे, कंपनी का पियोन कैसे कंपनी आपको नाम कर सकता है? ठीक है, तो अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस सस्पिशियस है और रीजनेबल पर्सन हैव मेड अ फर्दर इंक्वायरी, और ऐसे सस्पिशियस है कि अगर एक समझदार व्यक्ति होता तो इंक्वायरी ज़रूर करता, लेकिन आपने इंक्वायरी करी नहीं और आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, तो आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते हो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लग जाएगी। नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है। सेकेंड इज फॉरजरी, मतलब जाली डॉक्यूमेंट। जाली डॉक्यूमेंट के केस में भी ये नहीं लगती है। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही फेमस केस है, कंपनी सेक्रेटरी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू किया और उसने क्या किया, डायरेक्टर के जाली सिग्नेचर वहाँ पे कर दिए। कोर्ट ने कहा कि कंपनी विल नॉट बी लाइबल, क्योंकि जाली केसेस में इंटरनल इरेगुलरिटी को, जाली केसेस मतलब ये जो जाली सिग्नेचर किए हैं इसको इंटरनल इरेगुलरिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्ट बियॉन्ड अ अपीरेंट अथॉरिटी। अगर कोई भी ऑफिसर बियॉन्ड अथॉरिटी एक्ट कर रहा है अपनी नॉर्मल बिलोंगिंग पोजीशन से के बियॉन्ड जाके, तो कंपनी बाउंड नहीं है। मान लो रिसेप्शनिस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट जो था कंपनी के बिहाफ पे वो आपको साइन करके दे दिया और आपने मान लिया कि ठीक है रिसेप्शनिस्ट साइन करे, कोई दिक्कत नहीं है, और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके आ गए, ठीक है, तो इस केस में आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तो क्लेम ही नहीं कर सकते। यहाँ पे ना डिफरेंस समझते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट का। तो देखो, कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करता है कंपनी को, बट इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को। इसके आगे देखें तो आउटसाइडर आर प्रिज्यूम टू हैव अ पब्लिक नॉलेज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो ये क्या कहते हैं कि आउटसाइडर के पास नॉलेज होनी चाहिए पब्लिक डॉक्यूमेंट की। ये क्या कहता है, आउटसाइडर नीड नॉट नो इंटरनल प्रोसीजर। ये स्ट्रिक्ट रूल करता है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस पे। देखो, इसमें से बहुत सारे केस लॉस ऐसे हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जो नहीं पढ़ाए हैं सिर्फ मैं वही रिपीट। पहला केस लॉ आता है दैट इज कोटला वेंकटेश स्वामी वर्सेस राम मूर्ति 1934। तो इसमें क्या था कि आर्टिकल ऑफ कंपनी में रिक्वायरमेंट थी कि अगर कोई भी मॉर्गेज डीड है ना, तो इसको मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर साइन करेगा। अब मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट हो गई विदाउट कंप्लाइंग दिस रिक्वायरमेंट। अब इशू ये है कि क्या जो कंपनी है वो बाउंड होगी टू द मॉर्गेज डीड। तो कोर्ट का जजमेंट आया, द कोर्ट हेल्ड दैट आउटसाइडर वाज प्रिज्यूम्ड टू नो द आर्टिकल सिंस द डीड वाज नॉट प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड एज रिक्वायर्ड, द कंपनी इज नॉट बाउंडेड। सो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई किया गया। देन ये टारकोनोवल रूल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देन नेक्स्ट इज रूबन वर्सेस ग्रेट फ्रीगल कंसोलिडेट। इसमें क्या था, कंपनी सेक्रेटरी इशू द शेयर सर्टिफिकेट विद द फॉर्ड सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर्स ने क्लेम किया कि कंपनी वॉज, शेयर होल्डर क्लेम दैट कंपनी वॉज बाउंड। अब इशू क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है, अप्लाई होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जाली डॉक्यूमेंट के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होती। देन आता है आनंद बिहारी लाल वर्सेस डी शॉ एंड कंपनी 1952। इसमें क्या होता है, अकाउंटेंट ऑफ कंपनी ट्रांसफर द कंपनी प्रॉपर्टी टू द थर्ड पार्टी।
अकाउंटेंट ने ही थर्ड पार्टी को कंपनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। एन अकाउंटेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तो क्या आउटसाइडर क्लेम कर सकता है प्रोटेक्शन अंडर द इंडोर मैनेजमेंट? तो कोर्ट ने ये कहा कि आउटसाइडर को वेरीफाई करना चाहिए थी अथॉरिटी अकाउंटेंट की, और कंपनी इस केस में अब बाउंड नहीं है। नेक्स्ट इज हर्वर्ड वर्सेस पेटेंट इवोरी मैन्युफैक्चर कंपनी। इसमें क्या था कि डायरेक्टर ने पैसे लिए विदाउट पासिंग द रिक्वायर्ड रिसोल्यूशन, और लेंडर ने तो गुड फेथ में एक्ट किया था। तो जजमेंट ये आया कि अप्लाइंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंपनी लाइबल होगी, क्योंकि इंटरनल इरेगुलरिटी जो है वो आउटसाइडर को अफेक्ट नहीं कर सकती अगर आउटसाइडर जो है वो एक्ट कर रहा है गुड फेथ में। सो इसी के साथ आपकी यूनिट सेकंड ऑफ द कंपनी लॉ होती है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको नोट्स चाहिए, जिन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही थी, तो आप इनको बहुत ही कम प्राइस पे परचेस कर सकते हो। और कहाँ से परचेस करोगे? गूगल फॉर्म से। गूगल फॉर्म का कहाँ लिंक मिलेगा आपको? तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।